Mr. Pranav Adani of the Adani Group, and the President of FICCI, Mr. Anand Goenka. With that, we would like to now start the deliberations of the day. We are breaking up the afternoon into 3 parts as a global manufacturing super hub. The second is Ahmedabad infrastructure and a vision for Ahmedabad over 10 years. And then we'll round it off with the current topic, the disruptions due to oil and the war. Question आपने starting with the first topic, manufacturing excellence, જે ફિકીની આ વર્ષની Mr. Anand Goenkaની theme છે, and Gujarat's potential as a global manufacturing super hub. આપણે સૌ જાણીએ છીએ ગુજરાત is already the leader when it comes to manufacturing in India. ઘણા બધા ક્ષેત્રે we are leading, textiles હોય કે pharmaceuticals, chemicals, infrastructure or gems or jewelry. What is the potential of Gujarat according to you in the next 10 years to become not just India's but the manufacturing factory of the world? सबसे पहले मैं FICCI के सभी डेलीगेट्स का गुजरात की धरती पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गुजरात कुल मिला के देश की 5% भूमि के क्षेत्र में गुजरात आता है। 6% हमारी जनसंख्या है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 18% से ज़्यादा आज के दिन में है और आने वाले दिनों में ये और भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा। टोटल देश के एक्सपोर्ट में गुजरात का योगदान 33% का है। पूरे देश के कार्गो मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो 40% से ज़्यादा गुजरात के पोर्ट से कार्गो मैनेज हो रहा है और आने वाले दिनों में ये भी हम लोग आगे बढ़ाने के लिए सभी हमारे इन्वेस्टर्स के साथ इसमें भी हम किस प्रकार से ग्रोथ कर पाए वो दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आपने बताया गोकुल जी ने कि टेक्सटाइल्स हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, केमिकल्स हो, ये सभी सेक्टर्स के अंदर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में आज भी देश में नंबर 1 है। आने वाले दिनों में हमारे जो सनराइजिंग सेक्टर्स हैं जैसे कि डेटा सेंटर हो गए, सेमीकंडक्टर हो गए, सेमीकंडक्टर फैब की बात हो, चाहे GCC की बात हो या सर्विस सेक्टर्स की बात हो, डिफेंस की बात हो या एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, ये सभी सेक्टर्स में हमारा फोकस ये आने वाले दिनों के लिए और भी गंभीरतापूर्वक हम लोग ये सेक्टर्स में हम लोग आगे जाने के लिए कुछ काम कर रहे हैं। मैं आज आपको ये इतना ज़रूर से बता पाऊँगा कि पूरे देश में जितने डेटा सेंटर्स की कैपेसिटी के MOU हुए हैं उससे ज़्यादा डेटा सेंटर्स गुजरात में आने वाले 3 साल में हम लोग प्रस्थापित करेंगे। उसी के साथ साथ सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो सेमीकंडक्टर के अंदर सेमीकंडक्टर फैब की बात हो या फिर असेंबलिंग की बात हो, असेंबलिंग के लिए सानंद एक बहुत ही बड़ी इकोसिस्टम बन रही है। धोलेरा सेमीकंडक्टर फैब के लिए आने वाले दिनों में एशिया का सबसे बड़ा प्लांट वो धोलेरा में टाटा ला रहा है। इसी प्रकार से उसकी भी इकोसिस्टम धोलेरा में बहुत ही अच्छी तरह से व्यवस्थित आगे बढ़ रही है। धोलेरा हो, सानंद हो या फिर और गुजरात के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हो, गुजरात ने कोई एक ही सेक्टर के अंदर कोई एक ही एरिया में ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया है। चाहे कच्छ हो, सौराष्ट्र हो, अहमदाबाद के आसपास की बात मैं करूँगा तो धोलेरा हो गया, सानंद हो गया, बेचराजी हो गया, वडोदरा के आसपास के सेक्टर्स में भी इतने ही बड़े पैमाने में इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। साउथ गुजरात में भी इतना ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। धोलेरा की मैं बात करूँ तो 920 स्क्वायर किलोमीटर्स का ये पूरा एरिया प्लग एंड प्ले तौर पे इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वो धोलेरा में आज रेडी है और बहुत ही बड़े पैमाने में वहाँ पे आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट्स वो धोलेरा में आएंगे। सानंद आप देखोगे तो उसी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।
तो मैं ये मान रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारे सालों से जो इन्वेस्टर्स, जो हमारे गुजरात के पार्टनर्स हैं, चाहे वो फार्मा की बात हो, केमिकल्स की बात हो, उनके लिए तो हम लोग नई व्यवस्थाएं कर ही रहे हैं। जैसे फार्मा की मैं बात करूँ तो फार्मा ऑलरेडी गुजरात बहुत ही अच्छा कर रहा है आज मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन फिर भी हम लोग उसके लिए नए आज के समय की जो सबसे बड़ी मांग है वो फार्मा में R&D सेंटर्स, वो हर कंपनी एक खुद का या फिर एक जॉइंट R&D सेंटर कैसे खड़ा कर पाए, उसके लिए भी नई स्कीम लाके जब हम लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, फिर भी वो दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से केमिकल के अंदर भी नई इकोसिस्टम, जो हमारी दहेज की जो जहाँ पे बहुत ही बड़े केमिकल के इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे भी नई व्यवस्थाएं और नई उन लोग की जो आज के दिन में जो उनकी ज़रूरत है, वो व्यवस्थाओं के लिए भी सरकार उसमें भी काम कर रही है। तो मैं ये मान रहा हूँ कि हम लोग जो हमारी सालों से जो हमारे इन्वेस्टर्स हमारे साथ हैं और जो इंडस्ट्रीज हमारे साथ हैं, उनके लिए तो आगे काम बढ़ा ही रहे, लेकिन नई सनराइजिंग सेक्टर जो है उसके लिए भी हम लोग नई अपॉर्चुनिटीज़ लाने के लिए बहुत ही फाइनल मोड पे है। और आने वाले दिनों में गुजरात में ये नई जो सनराइजिंग सेक्टर है उसके बहुत ही बड़े इन्वेस्टमेंट्स गुजरात में आएंगे। मैं आपको ये फिर से बता रहा हूँ कि जितने इन्वेस्टमेंट पूरे देश में मिला के डेटा सेंटर में आए होंगे, उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट गुजरात में आने वाले 2 साल में आएंगे। तो मैं यहाँ कई स्टेट से लोग आए हुए हैं, तो मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि हमारी इंसेंटिव्स 2-5% और स्टेट से कम हो सकती है, लेकिन जो हमारे सालों से पार्टनर्स हैं उनको ये पता है कि गुजरात कंजर्वेटिव है डिक्लेरेशन में या कोई भी पॉलिसी डिक्लेरेशन में, लेकिन एक बार अगर हमारी पॉलिसी बन गई तो वो किसी को भी ये नाम की नहीं रहेगी। इंसेंटिव जो है, जो लिखा है, वो हमारे वहाँ किसी को धक्के खाए बिना हम लोग उनके अकाउंट तक पहुँचाते हैं। यही हमारी सिस्टम है और यही सिस्टम आने वाले सालों में भी हम लोग अच्छी तरह से चलाएंगे। तो मैं आपको खाली इतनी विनती करता हूँ कि कोई भी इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करता है तो वो 2 चीज़ जरूर से देखता है कि उसके इन्वेस्ट किए गई जो रकम है वो हमेशा सुरक्षित रहे और वो रकम आने वाले दिनों में उसका ग्रोथ अच्छा हो। तो ये दोनों सेक्टर के अंदर मैं आपको पक्का बताता हूँ कि यहाँ पे इन्वेस्ट की गई आपकी सिंगल पैनी वो जीवन भर सुरक्षित रहने वाली है और आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो अच्छे रिटर्न्स के साथ आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक बहुत ही सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट गुजरात में साबित होगा। क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंपनी आए तो वो कंपनी के हिसाब से पॉलिसी नहीं बनती। हम लोग पॉलिसी ड्रिवन स्टेट है और हमारी पॉलिसी सबके लिए एक बराबर है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। तो आपका इन्वेस्टमेंट भी सेफ है और आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी आपने जो बनाई हुई इमारत है वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। यही गुजरात की पहचान है और यही गुजरात का स्वभाव है। थैंक यू। How can industry in Gujarat better leverage government's new science and technology policy and AI policy with particular emphasis of increasing R&D spend? You are one of the leading companies with increasing your R&D spend already, but we know that generally as a country, India lags behind in R&D. What can we do together, industry and government, on this platform to spur further R&D and take advantage of this dynamic policy of government of Gujarat of science and technology? हाँ। पंकज भाई चालू करें उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ, पंकज भाई, जाइडस ग्रुप शायद बहुत कम ऐसे ग्रुप होंगे फार्मा में जिनकी टोटल टर्नओवर, टोटल इनकम में से सबसे ज़्यादा R&D में जो स्पेंड करते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, उनमें से एक ग्रुप है जाइडस ग्रुप। So thank you for asking the question, and thank you Harsh bhai for speaking something about my company.
I think it's not that we invest more, but we believe that the only way to grow from where we are today to next level is research. And that's why research innovation is going to be important. And any innovation requires not one thing but several things, but particularly overall ecosystem which is conducive to research is going to be the most important part in making any innovation to become successful. And that would call for not only just investment, but basically having people with right kind of skills and knowledge. So I think one of the area which is going to be very important is to create manpower who are basically thinking out of the box and creating new thoughts in what can happen in future. The second important part is that research is the most risky part of the business which people have done up till now. Successes are rare, failures are more, but of course without failure, success will not come in research. And I think one of the most innovative a small country is called Israel. What Israel used to do is they have a lot of small companies, lot of innovation happen there. So I was asking them a question that why are you so successful? He said the only reason we are successful because we celebrate research, failure. So failure is something we celebrate because failure is basically allows us to learn new things and take it forward. So the important point coming out here is that since this is risky, it has to be funded in a different way. Particularly for a startup or a small industry, they need research capital. And we need to create environment to make that research capital available. Gujarat had created Gujarat Venture Finance many years back, was providing venture financing to those people who wanted to do something brand new. And many companies have become successful out of it. But as we go forward, grants are not the only solution, but funding, participating in the risk is going to be important at national level, but also at state level. That can actually create much more research opportunities in future. So other than that, academics are going to become very important part of it. Unfortunately, we have so many research institutes, so many colleges and universities here. But what is the industrial research or research which is helpful to people happening there? So appropriate research which is helping people at large and also in terms of getting economical development and welfare of people, it's going to be important that the academia also start participating into this and industry also collaborate with them. One of the biggest problem is that if I am in a university, a professor who has the capability to do good things, I would develop something, but I cannot move forward unless I have funding available or I can partner with somebody. In the Western world, what has happened is that professors are able to set up their own companies while continuing teaching, and through that they are able to create commercial ventures out of it. Ultimately, it might be acquired by some large company also, but in the process, the innovation will continue happening. So we need to create enabling things that professors working in academia are able to move out and create their own companies while continuing working in the university so that they can get their salary for their family thing and then they can take it forward. So I think that industry academia collaboration, some thinking has to happen. National level, already some thinking already is happening on that, but I think the last and the most important point, government has come out with a huge commitment to fund R&D. Almost 1 lakh crore rupees is going to be funded over next 3-5 years for research. Apart from that, there are several other schemes. How does Gujarat industry take maximum advantage of that, which has to happen? And I think some kind of more public awareness, FICCI and other organizations should do it to make them aware what is available. And maybe it is possible because the risk involved, everybody will ask the question, I don't have enough cash flow. How do I invest so much in research? Because our margins are low.
So the only way it can happen is because the government is willing to also provide support, and that can definitely help in increasing research. But in my opinion, future will depend on innovation. If we do not innovation, someday your business will come. We were in a market where it was scarcity driven. It's becoming now not a scarcity driven, and more new products are coming, and if you are not able to keep pace with that, your product will become obsolete very fast. Technology evolution is going to make that happen, and that's why either you innovate or perish is the thing which is going to happen in future. Thank you. And R&D to improve productivity. There are two ways to grow. One is through getting more investments. We talked about it and we need it. But another way to grow is without investments by improving productivity. So how can we improve productivity so that Gujarat industry becomes more competitive on the global scale? So one of the areas in FICCI that we are focusing on is, a lot of people perceive FICCI to be one which is an interface body between corporate and government. But we are doing a lot of work for industry by industry as well. So we believe that the ownership of a lot of the work on manufacturing excellence, quality, R&D, AI should be done by industry, and everything cannot be always dependent on government. Of course, government will create the frameworks, make life easy. So a few things that we are working on is, for example, on AI, digital, sustainability. We have created a group of about 30-40 companies that we call as lighthouses, that MSMEs, vendors, others can go and learn from. So there are already 20-30 companies that have seen this great success or fair success in some of these, and you can always go and learn. To give you an example on AI, I'd say in our own company, we found that this formula is fairly applicable. 90-10-5. We find that 90% companies are doing something or the other on AI. 10% have been able to really scale it up to any meaningful level, and 5% are seeing bottom line impact. So to that extent, you hear a lot of people doing AI, but actually benefits are not fully coming in. And even in our case, we found that we were doing a lot of activities on pricing, on marketing, but was it really returning enough benefit? But we kept trying, doing things, and then a few things clicked. And to give you just two examples, we have in our factories in Gujarat, in Halol itself, one of our biggest machinery is a mixer. And these mixers are about 4 stories high. It's the most power guzzling equipment, and it's the highest cost equipment as well. And usually when you have to get a certain material out, you put in some material, there's a fixed time and mix that you use at a certain temperature, and the required material comes out. By using AI and machine learning, we were able to substantially optimize the viscosity and the compound material that was coming out. As a result, the usage of that machinery came down substantially. The power saving became much higher, and the savings came in about tens of crores of rupees. Second area we found big benefit was on sales enablement. So again, we are in the tire business, we sell tires, and we were finding that for a salesperson, he would have to collect a lot of data to sell tires. Okay, what is the target that he has? What is the target of a retailer or the dealer that is selling? There are certain schemes that are there. There are certain products that the customer wants to buy, maybe for sand application from Ahmedabad to Bombay, material has to go. So what is the kind of trucks that he uses? What is the weight? All of that. And then accordingly he has to sell the tire. Now all of that data we've been able to feed onto data lake or a combination of data, and now through Gen AI he will say, I'm going to meet Bharat Tires in Anand for making the sale happen. What do I do? So they will say, okay, Bharat Tires uses it for this particular purpose. This is the comparative performance of your company versus others. These are the tires you sell, and this is how you make it happen. So through experimentation, we found sales enablement to be the other good story ourselves. Now these are stories which we can spread amongst ourselves as members and increase the use of AI. Pankaj Bhai has already spoken about R&D, but same way for each and every one, same thing on quality.
as FICCI, we are working on spreading it from members to our members. Thank you, Anand. I think vision over the next 10 years. Shri Harshbhai, in Gujarat we have very strong infrastructure, particularly Ahmedabad की बात करिए तो अहमदाबाद में हमारे पास गिफ्ट सिटी है, धोलेरा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है और आपकी गुजरात गवर्नमेंट की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग 10-year विजन है फॉर स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. तो इसके बारे में अपने बात करें, पर्टिकुलरली इन लाइट विद द कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2030 एंड पोटेंशियली ओलंपिक्स का भी 2036 में हमारा चांस है कि आएगी. तो ये 10 का जो है 10 साल का, ये गुजरात और पर्टिकुलरली अहमदाबाद के लिए आप नहीं मानते कि एक probably the golden age of Ahmedabad and गुजरात ये ला सकती है? अहमदाबाद और गुजरात के लिए गोल्डन एज तो पिछले कई सालों से चालू ही है, लेकिन अगले 10 साल के लिए ये नए टॉपिक्स ऐड हो रहे हैं. तो मैं ये मान रहा हूँ कि खास तौर पे स्पोर्ट्स या फिर वेडिंग को लेके बात करूँ या फिर आपके कॉन्सर्ट्स को लेके, तो ये सभी चीज़ों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे इम्पोर्टेंट है. इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ही अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. कोई भी देश के लिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो एक बार के लिए कैपेक्स डाल लेंगे, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्टेन करना, ये सबसे बड़ी चैलेंज है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम बना ही रहे हैं. नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो या वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, हमारे पास आज भी इतनी व्यवस्था है जो कॉमनवेल्थ गेम्स को सीधा कंडक्ट कर पाए. लेकिन हम आने वाले दिनों में देश और एशिया के लिए ट्रेनिंग सेंटर से लेके स्पोर्ट्स साइंस को लेके अहमदाबाद को स्पोर्ट्स कैपिटल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. तो खास तौर पे ये स्पोर्ट्स कैपिटल, स्पोर्ट्स साइंस और ये सभी चीज़ों को ऐड करके हम 3 साल के अंदर ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, लेकिन हम वो दिशा में आगे नहीं बढ़ना चाहते. हमने ये सभी प्लानिंग के साथ साथ सबसे पहले इसकी सस्टेनेबिलिटी पे काम किया है कि स्टेडियम्स ओलंपिक के लिए या फिर कॉमनवेल्थ के लिए अगर हम 7 से 8 स्टेडियम बनाएंगे तो 7-8 स्टेडियम आने वाले दिनों में अगर खाली रहेंगे तो वो खंडेर हो जाएंगे, और जो खास तौर पे हज़ारों करोड़ रुपए जो उसमें इन्वेस्ट होंगे वो हमारे एकदम ज़ीरो हो जाएंगे. तो हमने सबसे पहले क्या सोचा, तो सबसे पहले हमने उसके लिए कॉन्सर्ट्स इकोनॉमी को गुजरात में कैसे लाया जाए, उसके लिए हमने कई पिछले 2 साल के अंदर अगर आप स्पोर्ट्स इवेंट की बात करो तो भी काफ़ी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट कंडक्ट करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है. कॉन्सर्ट्स भी काफ़ी किए. कोल्ड प्ले जितने सक्सेसफुल कॉन्सर्ट्स, कोल्ड प्ले ऑर्गेनाइजिंग टीम है वो और उनकी टीम का ये मानना है कि इतना सपोर्ट और इतनी मतलब रेड कारपेट हमें दुनिया में कहीं पे नहीं मिला है जितने सपोर्ट हमें गुजरात में मिला है. तो ये सभी चीज़ कोई भी इकोसिस्टम खड़ी करनी है तो उसके लिए आपको वो एटमॉस्फेयर देना पड़ता है. तो उसके लिए गुजरात गवर्नमेंट हमेशा ये ऑर्गेनाइजर्स के साथ बैठ के पूरा प्लानिंग करती है, और वो प्लानिंग करने के बाद उनको अच्छी तरह से कैसे उनकी पूरी टीम को यहाँ पे व्यवस्थाएं प्राप्त हो उसके लिए मेहनत करते हैं. मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा. हमारे जो कॉमनवेल्थ के लिए जो स्टेडियम्स बन रहे हैं, ओलंपिक के प्लानिंग के लिए जो चीज़ें हम बना रहे हैं, तो हमने उसको केवल गेम को अहमदाबाद में लाने के लिए नहीं बनाया है. हमने कई ऐसी गेम्स जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पे हम उसके स्टेडियम्स बना रहे हैं, जिसके कारण वो स्टेडियम्स में आने वाले दिनों में हर साल गुजरात में 10 से 15 हज़ार जितने पुलिस पर्सनल की भर्ती होती है. तो जैसे ही उनकी भर्ती होती है उसके बाद उनकी 1-1.5 साल ट्रेनिंग होती है. तो जैसे फायरिंग रेंज है, एथलीट्स के लिए जो व्यवस्था है, वो 15,000 मेरे ये कांस्टेबल्स, पीएसआई और पीआई की ट्रेनिंग के लिए मुझे उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती ही है. तो वो व्यवस्था हमने कराई पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के पास की गई. इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी स्टेडियम के आसपास दूसरे 3 जो स्टेडियम बनेंगे वो आने वाले दिनों में जिसको भी कॉन्सर्ट्स करना हो 15,000 से लेके 1.25 लाख तक सभी कॉन्सर्ट्स के लिए हमारे पास रेडी व्यवस्था होगी. और उसी के साथ साथ हम वहाँ पे कुछ प्लॉट्स होटल्स के लिए दे रहे हैं जहाँ पे होटल्स बनेगी
तो आने वाले दिनों में कॉन्सर्ट्स के साथ साथ एक्सपो के भी लिए हम लोग नए अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं।